Good morning students. Myself रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी, उनके लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है सांख्य योग, उसमें कुछ चर्चा कर रहे थे। हमारी पिछली चर्चा जो थी वो पुरुष के स्वरूप पर थी। जैसा ज्ञात है आपको, हमने सांख्य दर्शन के परिचय में भी और यथास्थान बीच बीच में भी हमने ये जिक्र किया था कि सांख्य दर्शन तात्विक दृष्टि से द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी दर्शन से तात्पर्य है कि दो मूल तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। दो मूल तत्वों के स्वीकार करने के नाते हम सांख्य दर्शन को द्वैतवादी कहते हैं। प्रकृति का स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क, इस पर हम कल बात कर चुके हैं। पुरुष का स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क, आज हमारी चर्चा का विषय ये होगा। यद्यपि कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी पुरुष का स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क पर बात प्रारंभ करती थी, थोड़ी सी मैं एक बार पुनः उसका रिवीजन यहाँ पर आपके सामने करना चाहूँगा। सांख्य दर्शन में पुरुष को मूल तत्व स्वीकार किया गया और स्वरूप से ये पुरुष शुद्ध है, साक्षी है, मुक्त है, लेकिन अनादि अविद्या के कारण प्रकृति के संपर्क में आकर ये बंधन में पड़ा हुआ है और अनेकानेक प्रकार के दुखों का भोग कर रहा है। साथ ही ये भी पुरुष का अस्तित्व जीवन का लक्ष्य है कि वह केवल्य की प्राप्ति करे। तो पुरुष की चर्चा के संदर्भ में हम दो तीन बातें खास तौर से देखेंगे कि जो दूसरा मूल तत्व है सांख्य में प्रकृति, उसके साथ इस पुरुष की क्या समानता है, क्या असमानता है, ये भी चर्चा बीच में समानांतर रूप से चलती रहेगी। और पुरुष का मुक्त और बद्ध स्वरूप कैसा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो पुरुष के स्वरूप को समझने के लिए जिन चीज़ों पर सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, वह है कि प्रथम पुरुष ज्ञाता है। पुरुष को सांख्य में व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञाता कहा गया है, ज्ञान प्राप्त करने। और आग्रह ये भी है मेरा कि जब हम पुरुष शब्द का यहाँ पर उच्चारण करते हैं तो इसका ये अर्थ कदापि न समझें पुरुष का अर्थ यहाँ कोई नर मादा नहीं है, बल्कि मैं बार बार आग्रह करता हूँ पुरुष का अर्थ सांख्य दर्शन में है आत्म तत्व। आत्मा के लिए सांख्य में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया और जो मूल स्वरूप है पुरुष का, इस नाते उसको यहाँ पर ज्ञाता कहा गया है। तो दूसरा जो तत्व है प्रकृति, जिसके दो रूप अपन मान के चल रहे हैं सांख्य के अनुसार, व्यक्त और अव्यक्त। तो पुरुष जो है वो प्रकृति के दोनों ही रूपों का ज्ञाता है, व्यक्त का भी और अव्यक्त का भी। ये इसके ज्ञान के विषय है। पुरुष विषय है, ये विषय है, एक बात। दूसरी बात, पुरुष निस्त्रिगुण्य है, यानी प्रकृति जो दो रूपों में है व्यक्त और अव्यक्त, वो त्रिगुणात्मिका है। और मैंने बताया था आपको कि त्रिगुणात्मिका से तात्पर्य है कि सत्य रज तम, तीन गुणों की साम्यावस्था। और गुण नहीं बल्कि तीन घटकभूत तत्व हैं जिनकी साम्यावस्था को हमने वहाँ पर प्रकृति के घटकभूत तत्व कहा था। उसी दृष्टि से पुरुष को हम यहाँ निस्त्रिगुण्य कह रहे हैं। ये जो तीन प्रकार के गुण हैं, क्योंकि घटकभूत तत्व हैं, तो तीनों प्रकृति में नहीं, प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है, इसलिए ये पुरुष निस्त्रिगुण है। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। सॉरी, पुरुष अप्रसवधर्मी है। अप्रसवधर्मी का अर्थ है कि पुरुष से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वो सब कुछ उत्पन्न करता है, लेकिन पुरुष से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता।
प्रकृति सब कुछ उत्पन्न करती है। प्रकृति को प्रसवधर्मी कहा था, तो प्रकृति की तुलना में पुरुष को अप्रसवधर्मी कहा जाता है। पुरुष असामान्य है, पुरुष अकर्ता है। ये अकर्ता का मतलब है कि पुरुष कर्म करने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो प्रकृति का लक्षण है। ये बड़ी विचित्र बात है कि कर्म को प्रकृति का लक्षण क्यों माना गया। तो इसका जो तर्क है वो ये है कि सांख्य में प्रकृति को रजगुण से युक्त माना गया है। रज और रजगुण जो है वो क्रिया का प्रवर्तक है। तो रजगुण क्रिया का प्रवर्तक होने के कारण क्रिया प्रकृति में पाई जाती है, पुरुष में नहीं। इसलिए पुरुष वास्तविक रूप में अकर्ता है, लेकिन अनादि अविद्या के कारण वो अपने आप को कर्ता मानता है। ये उसका बंधन है। और न केवल कर्ता मानता है बल्कि भोक्ता भी मानता है, और वो दुख भी भोगता है। ये प्रकृति के साथ तुलना करते हुए बात की। इसके अलावा पुरुष के बारे में हमने जो बातें की थी वो है पुरुष अहेतुमान है, अजा है, यानी पुरुष किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, नित्य है। उत्पन्न नहीं हुआ इसीलिए नित्य है, क्योंकि उत्पत्ति और विनाश ये अनित्यता का सूचक है। पर जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो नित्य माना जाएगा। पुरुष व्यापी है, चेतन रूप में पुरुष सर्वत्र व्याप्त है, सारी सृष्टि में व्याप्त है। पुरुष अनाश्रित है, यानी वो अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने ज्ञान के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। ज्ञान भी बोल रहा हूँ, पुरुष अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व और अपने ज्ञान के लिए किसी पर आश्रित नहीं। पुरुष अलिंग है, यानी किसी अन्य के सत्ता का ज्ञान का साधन भी नहीं है। पुरुष निर्वयव है। निर्वयव का अर्थ है कि पुरुष के कोई अंग नहीं है। ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं। तो इन लक्षणों में पुरुष के स्वरूप के ये जो चर्चाएं हमने की, इनमें प्रकृति से तो समानता है परंतु व्यक्ति से भिन्नता है। फिर भी एक लक्षण ऐसा है जिसमें पुरुष व्यक्ति में भी समानता रखता है। व्यक्ति का मतलब है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तत्व, जिनको प्रकृति का विकार कहते हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तत्वों के साथ पुरुष की समानता भी है। क्या एक समानता है, वो ये पुरुष भी अनेक है और व्यक्ति भी अनेक है। यद्यपि ये थोड़ा बहुत माथापच्ची और थोड़ा सा मस्तिष्क के ग्रंथियों को खोलने वाला एक चर्चा का विषय बन सकता है कि सांख्य दर्शन एक तरफ पुरुष को एक कहता है और फिर एक तरफ वो अनेक कहता है। तो इस पर थोड़ा और चिंतन और विचार करने की आवश्यकता है। तो ये पुरुष का स्वरूप हुआ। तो इस नाते चूंकि प्रकृति और पुरुष सांख्य में दो ही मूल तत्व हैं, इसलिए पुरुष पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। पुरुष ज्ञाता है, ज्ञाता होने के कारण त्रिगुणातीत है, प्रकृति के दोनों ही रूपों से भिन्न है। व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति नित्य परिवर्तनशील भी है। पुरुष जो है प्रकृति की इस नित्य परिवर्तनशीलता का शुद्ध दृष्टा है। पुरुष का नाम आत्मा है। पुरुष को कुटस्थ, नित्य, अविकारी, अविकारी का मतलब है जिससे कुछ भी उत्पन्न होता। कुटस्थ नित्य का मतलब सर्वोपरि, अपरिणामी यानी जिससे कुछ परिणाम उत्पन्न नहीं होता। शुद्ध दृष्टा, अकर्ता आदि आदि उसको कहा गया है। क्योंकि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है तो जितना महत्व प्रकृति का है उतना ही महत्व यहाँ पुरुष का भी है। अब पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, ईश्वर कृष्ण जो सांख्य दर्शन के एक बड़े विद्वान हैं और जिन्होंने सांख्य दर्शन पर सांख्य कारिका नामक रचना लिखी, उन्होंने एक कारिका प्रस्तुत की। उस कारिका में पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में तर्क दी। जैसा अपन देखते आए हैं कि बहुत सारी जो सांख्य दर्शन की चर्चाएं हमने की, उन बहुत सारी चर्चाओं में हमने कारिकाओं के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत की है। तो पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में भी एक कारिका है, वो इस प्रकार है। कारिका को मैं 2-3 बार यहाँ पर बोल देता हूँ, याद हो जाए तो बेहतर है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर इसके टुकड़े करके जो 5 तर्क हम बनाने वाले हैं वो हमें अवश्य याद रखने चाहिए। ठीक है, चलिए, जो कारिका है जो पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में तर्क के रूप में दिए है वो है संघात परार्थवाद त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात्। फिर से बोल रहा हूँ, प्रथम पंक्ति है ये, संघात परार्थवाद त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषोडस्ति भोक्तृ भावार्थ केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च।
संघात परार्थवाद त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषोडस्ति भोक्तृभावार्थ केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। ये 5 तर्क हुए। संघात परार्थवाद, त्रिगुणादि विपर्यात, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात और केवल्यार्थ प्रवृत्ति। ये 5 तर्क जो है वो सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में दिए गए। आत्मा, पुरुष का अर्थ यहाँ पर आत्मा है, लेकिन याद रखिए कि ये जो तर्क यहाँ पर दिए गए हैं, इन 5 तर्कों में जो बंधन युक्त पुरुष है, जो स्वशरीरी पुरुष है, जिसने शरीर धारण किया हुआ है आत्मा ने, उसके अस्तित्व को प्रमाणित करने की बात की जा रही है। शुद्ध पुरुष के अस्तित्व की बात नहीं हो रही। शुद्ध पुरुष का अस्तित्व संभवतः इस तरह से सिद्ध किया भी नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ अलग पद्धति, अलग तरीके होंगे। तो चलिए इन 5 तर्कों में इसे एक एक करके हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।